स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं अपर्णा मौजम। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा को लेकर आज मीटिंग ली। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग होगी। सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए मदद की रकम को बढ़ाया गया है। अब मदद की रकम 3800 से बढ़कर 5000 रुपए कर दी गई है। वहीं पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए मकान की मदद में 95,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख तक रकम कर दी गई है। हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि पुनर्निर्माण के कार्य तेज़ी से हों, लोगों को जो राहत मिलनी है वो राहत मिले। कुछ राहत की राशि हमने, चूँकि एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार जो घरों में पानी घुस गया है या उनका सामान खराब हो गया है, अभी तक 3800 रुपये की जो धनराशि थी उस धनराशि को बढ़ाकर हमने 5000 करने का निर्णय लिया है। 5000 रुपये की धनराशि उसमें बटेगी। इसी प्रकार से जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त और पक्के एवं कच्चे भवन जो एसडीआरएफ की मानक सहायता राशि 95,000 है प्रत्येक भवन की, उसको हमने 1.5 लाख रुपये कर दिया है। उसको 1.5 लाख रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से जो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, एसडीआरएफ मानक के अनुसार 1,0900 रुपये है, उसके स्थान पर भी 1.5 लाख रुपये करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आपदा में मदद के लिए केंद्र सरकार के साथ यूपी, हरियाणा, हिमाचल और गुजरात के मुख्यमंत्रियों की मदद के लिए आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री ने आपदा के वक्त में मदद की अपील की है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक संस्थानों, एनजीओ समेत दूसरी संस्थाओं से अपील की है कि वो मदद के लिए आगे आए। बता दें कि अब तक मदद के लिए यूपी सरकार 10 करोड़, मुख्यमंत्री 1 महीने की सैलरी और समाज सेवी संस्था हंस फाउंडेशन 5 करोड़ रुपए राहत कोष में दे चुकी है। इस प्रकार के समूह हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस समय आपदा का समय है और उत्तराखंड के लोगों को इस आपदा से बाहर निकलने के लिए सारे संसाधनों की आवश्यकता है। इस समय आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। सभी लोग अपने अपने स्तर से सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जो भी अपने स्तर से जो सहायता कर सकते हैं वो अपना योगदान देंगे। आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। रावत ने कहा कि 36 घंटे पहले अलर्ट के बावजूद सरकार सोई रही। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार अगर 27 अक्टूबर तक लोगों की मदद नहीं करती है तो पार्टी 28 अक्टूबर से आंदोलन करेगी और लोगों को जागरूक करेगी। समाप्त होने वाले समय के अंदर तमाम जगहों पर, जिन जिन जगहों पर भीषण आपदा के बाद लोग बुरी तरह तहस नहस हो गए हैं, परिवार लोगों के तहस नहस हो गए हैं, घर तहस नहस हो गए हैं, अपनों को लोगों ने खोया है, 27 तारीख की शाम होने से पहले सरकार उनको उनके हक का मुआवजा और उनकी सहायता उन तक पहुंचाए। अन्यथा 28 तारीख से हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के इस रवैये के खिलाफ सरकार को चेताने के लिए आंदोलन का विरोध होंगे। दीपावली के एक दिन बाद और केदारनाथ के कपाट बंद होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आएंगे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री के हाथों करीब 400 करोड़ के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की भव्य तैयारी है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। बाबा केदारनाथ के दरबार में ये बतौर प्रधानमंत्री मोदी का 5वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार दर्शन के लिए दिवाली से अगला और भैया दूज से पहले का दिन चुना है। कपाट बंद होने के मौके पर हो रहे दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 400 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सारे काम हो गए हैं। भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण उस दिन प्रधानमंत्री जी करेंगे और उसी की योजनाओं की चल रही है। 5 साल में प्रधानमंत्री का ये 5वां केदारनाथ दौरा है और केदारनाथ में सबसे ज्यादा काम बीते 5 साल में ही हुआ है। जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, ऐसे में 2022 चुनाव से पहले केदारनाथ में प्रधानमंत्री बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। आपदा के बाद केदारनाथ धाम को मॉडर्न केदारपुरी बनाने के प्लान पर भी काम चल रहा है और इस बार 5 नवंबर को बाबा केदार के धाम में हुए काम को खुद प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने रखने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दिवांकर भट्ट की रिपोर्ट।
उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ नया हो सकता है, इस बात के संकेत इन दिनों चल रहे राजनीतिक हालात दे रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच एक बार फिर फोन पर बात हुई है। एक दिन पहले रामनगर में जहां आपदा की हालत को लेकर पूर्व सीएम ने हरक सिंह रावत से बात की, तो वहीं सोमवार को हरीश रावत पिटकुल का एग्जाम दे चुके और रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के बीच पहुंचे जो धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने फिर ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से मामले में कार्रवाई को लेकर बात की। बता दें कि साल 2016 की बगावत के बाद से हरीश रावत और हरक सिंह रावत की बीच तल्खियां आम थी, लेकिन अचानक से दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत तेज हुई है। मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा भी अपने मौजूदा कार्यकाल को निराशाजनक बताए जाने से बीजेपी असहज महसूस कर रही है, तो विपक्ष को जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। मंत्री के इस कार्यकाल से मैं अगर पिछले 6 बार का विधायक होने के नाते 8-9 बार का विपक्ष का नेता भी मान लो तो 9वीं बार का मंत्री होने नाते अगर आप देखोगे तो मैं सबसे निराशाजनक मेरा ये कार्यकाल। शनिवार को न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मंत्री हरक सिंह रावत ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये कार्यकाल उनके अब तक के सियासी सफर का सबसे निराशाजनक कार्यकाल रहा। अपने ही मंत्री के इस बयान से असहज हुई बीजेपी ने कहा कि उनका कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है वो ऐतिहासिक रहा है। केंद्र वहीं हरक सिंह रावत के बयान के बाद सोमवार को सीएम पुष्कर धामी और हरक सिंह रावत के बीच सचिवालय में मीटिंग भी हुई। माना जा रहा है कि इस मामले पर दोनों के बीच चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस को अब हरक सिंह के इस बयान से बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। माननीय मंत्री जी जरा सा स्पष्ट वक्ता हैं और उन्होंने अपने दिल की बात कह दी कि 4.5 साल विफलता के वर्ष रहे हैं, तो अच्छी बात है। न्यूज 18 को दिए हरक सिंह के ताजा बयान से प्रदेश की राजनीति में हलचल है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर पर मौजूद तीनों घाटियों का दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइफलाइन बंद होने से जहां हजारों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है, तो वहीं सुरक्षा बलों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। 16 जून को आई आसमानी आफत ने दारमा, व्यास और चौदास घाटी को जोड़ने वाले रोड को तबाह कर दिया था। दारमा और चौदास घाटी को जोड़ने वाले रोड को बमुश्किल 110 दिन बाद खोला गया था, लेकिन बीते दिनों आई तबाही ने एक बार फिर इस रोड का जर्रा जर्रा हिला डाला है। हालात ये हैं कि बॉर्डर के इस नए रोड पर एक नहीं दर्जनों जगह लैंडस्लाइड हुआ है। ऐसा ही कुछ हाल लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रोड का भी हो चुका है। बॉर्डर की ये तीनों घाटियां सामरिक नजरिए से अहम हैं और इन्हीं सड़कों के जरिए बॉर्डर पर सुरक्षा बल भी पहुंचते हैं। अब धारचूला विधानसभा की सड़कों के बुरे हाल पर विधायक सड़कों पर उतर गए हैं। तमाम क्षेत्र के रास्ते बंद हैं। पर्यटक क्षेत्र हमारा मुंशियारी का आप हाल देख रहे हैं। थल से मुंशियारी और जौलजी से मुंशियारी की सड़क, वहाँ पर लोग जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। कनार जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, 22 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं। उनका पैदल रास्ता अभी तक भी आपदा के बाद भी जो है उसको दुरुस्त करने के लिए धन नहीं दिया गया। यही नहीं, कनार, मिलन, थल, मुंशियारी रोड का भी यही हाल है। इन इलाकों में फंसे सैलानियों को तो प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल लिया, लेकिन असल दिक्कत यहाँ रहने वालों को आ गई है। इन तीनों घाटियों में 100 से ज्यादा गांव हैं और ये ग्रामीण सर्दियों में निचले इलाकों में माइग्रेट होते हैं, लेकिन रास्ते बंद होने से ग्रामीण घाटियों में कैद हो गए हैं। लंबे वक्त तक रोड बंद होने से तीनों घाटियों में रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी लगभग खत्म हो गई हैं और जिन दुकानों में सामान बचे हैं उनके दाम आसमान पर हैं। वैली के लिए CPWD से जो बात हुई, उन्होंने 26 तारीख तक का टाइम दिया है। 3rd मैं आज मुंशियारी के लिए आपदा और सड़क से संबंधित निरीक्षण के लिए वहां जा रहा हूं। इस साल बारिश ने सबसे ज्यादा तांडव बॉर्डर के इलाकों में मचाया है। तीनों घाटियों को जोड़ने वाली सड़कों के इतने बुरे हाल हैं कि उन्हें खुलने में खासा वक्त लग सकता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन अन्य विकल्पों पर भी विचार करे ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। पिथौरागढ़ से न्यूज 18 के लिए विजयवर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट।
और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन भूलिएगा मत 27 अक्टूबर शाम 6 बजे। नैनीताल से खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। रविवार को हमने आपको दिखाया था कि बेताल घाट में 6 दिन से पानी नहीं मिलने से लोग परेशान थे और पानी के लिए लंबी लाइन में लगकर उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं खबर चलने के बाद विभाग ने पेयजल लाइन को ठीक कर दिया है और सप्लाई शुरू हो गई है। हालांकि पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई जगह लीकेज की समस्या भी, जिसे ठीक किया जा रहा है। अब तो आज पानी आया है सर। आज तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसे चलना चाहिए। लगता है हमारी खबरों से संज्ञान लिया लोग। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के बाद ही यात्री पहुंच रहे हैं। कार्तिक स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अलकनंदा के पावन तट पर कार्तिक स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। पहाड़ पर बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। जोशीमठ के नीति घाटी के गांव में बर्फ गिरने से भले ही ठंड बढ़ गई हो, लेकिन घाटी के लोगों ने इस बर्फबारी का जमकर आनंद लिया और भोटकी जनजाति के लोगों ने पारंपरिक नृत्य कर इसका आनंद उठाया। कड़ाके की ठंड के बीच भोटकी जनजाति ने पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाए और जमकर थिरके। मथुरा में ट्रैक्टर निकालने को लेकर